Hello friends, I'm Bharabhushan, your friend and host. I've been teaching English for over 30 years in different schools and colleges, and at present I'm teaching English at a women's college. Besides, I'm an academic counselor at IGNOU also. In this video, I'm going to tell you about certain verbs which are never followed by prepositions. Most of us commit mistakes while using prepositions. तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे वर्ब्स जिनके बाद हमें प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना है। अगर आप यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन तो आपका सेंटेंस वो गलत हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करें। पहला वर्ब है रीच, REACH। अगर आप ऐसा कहेंगे We reached to the station on time, this sentence is wrong, क्योंकि reach के बाद preposition का यूज़ नहीं होगा। तो correct sentence will be We reached the station on time। तो याद रखिए reach के बाद आपको preposition का यूज़ नहीं करना है। उसी तरह से next verb है attack, जिसका अर्थ है आक्रमण करना। तो attack के बाद भी preposition का यूज़ नहीं होगा। हम में से बहुत सारे लोग अटैक के बाद प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं, जो कि गलत है। अब देखिए इस सेंटेंस को, चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया इन 1962। दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि अटैक के बाद इस सेंटेंस में ऑन का यूज़ हुआ है। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी चाइना अटैक्ड इंडिया इन 1962। तो याद रखिएगा अटैक वर्ब के बाद भी आपको प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट वर्ब इज़ इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट के बाद भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना है। बहुत सारे लोग इन्वेस्टिगेट के बाद प्रीपोजिशन इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस। तो दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। करेक्ट क्या होगा? द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, है ना। तो फिर से आपको मैं बता दूं कि नेवर यूज प्रीपोजिशन आफ्टर इन्वेस्टिगेट। अनदर वर्ब इज ऑर्डर। ऑर्डर के बाद भी प्रीपोजिशन का आप यूज़ न करें। अब अगर आप ऐसा कहते हैं कि इन द कैफेटेरिया ही ऑर्डर्ड फॉर अ कॉफ़ी, दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि ऑर्डर के बाद भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। तो शुद्ध क्या होगा, करेक्ट क्या होगा? इन द कैफेटेरिया ही ऑर्डर्ड a cup of coffee. Likewise, you also can say he ordered a smartphone or she ordered a new sari. Remember, never use a preposition after the word order. Next verb जिसके बाद हम preposition का यूज़ नहीं करेंगे, enter. Enter के साथ कुछ लोग जो है वो preposition into का यूज़ करते हैं। For example, the teacher entered into the classroom. तो this is an incorrect sentence. तो enter के बाद preposition का यूज़ मत कीजिए, केवल ये आपको लिखना होगा या कहना होगा the teacher entered the classroom या we entered the cafeteria. Similarly, they entered the cinema hall. So never use preposition after enter. Similarly, next verb is डिस्क्राइब। डिस्क्राइब के बाद भी कोई प्रीपोजिशन का आप यूज़ न करें। अगर आप ऐसा लिखते हैं या कहते हैं कि द टीचर इज़ डिस्क्राइबिंग अबाउट लव और दिस पोएम डिस्क्राइब्स अबाउट नेचर, तो दीज आर रॉन्ग सेंटेंसेस, क्योंकि डिस्क्राइब के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। तो करेक्ट क्या होगा? बस आपको प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करना डिस्क्राइब के बाद। तो आप कह सकते हैं दिस पोएम describes nature और the teacher describes love, है ना। नेक्स्ट वर्ब इज डिस्कस। डिस्कस के बाद भी आपको प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना है। अगर आप डिस्कस के बाद किसी प्रीपोजिशन का यूज़, जनरली लोग यूज़ कर देते हैं अबाउट, तो ये गलत है। तो आपको डिस्कस के बाद ही प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, पेरेंट्स वर डिस्कसिंग अबाउट देयर फ्यूचर प्लान्स इन नेपाल। तो दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि डिस्कस के बाद प्रीपोजिशन का यूज़ हो गया। तो यू हैव टू से ओनली पेरेंट्स वर डिस्कसिंग
their future plans. Now this is a correct sentence. Next verb जिसके बाद हम preposition का यूज़ नहीं करेंगे, resemble, है ना। resemble का अर्थ है उसके सदृश होना या समान होना। जैसे अगर आप कहते हैं कि वह अपने माँ के समान दिखती है, तो बहुत सारे लोग लिखते हैं resemble with का यूज़ कर देते हैं। She resembles with her mother और he resembles with his father. तो these are incorrect sentences, क्योंकि resemble के बाद भी preposition का यूज़ नहीं होगा। तो correct क्या होगा? She resembles her mother और he resembles his father। याद रखिए, resemble के बाद भी preposition का यूज़ आपको नहीं करना है। Next verb is approach। approach के बाद भी किसी भी preposition का अगर आप यूज़ करते हैं तो that will be an incorrect sentence. For example, she approached to the manager or she approached to the principal. These are instances of wrong sentences. So never use any preposition after the word approach. तो क्या होगा? She approached the principal या she approached the headmaster or she approached the manager. So remember, never use any preposition after the word approach. Similarly, next verb is contact. Contact के बाद भी बहुत सारे लोग preposition with का यूज़ कर देते हैं। जैसे please contact with the manager और please contact with the principal, है ना। तो these are wrong sentences. Remember, never use any preposition after the word contact. तो correct क्या होगा? Please contact the principal या please contact the manager, है ना। Next verb is sign, S-I-G-N, sign। sign के बाद ही preposition का यूज़ नहीं होगा। हम में से बहुत सारे लोग sign के बाद preposition on का यूज़ करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे for example, please sign on the bond और please sign on the document। These are wrong sentences, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि साइन के बाद ही प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। तो करेक्ट क्या होगा? प्लीज़ साइन द डॉक्यूमेंट और प्लीज़ साइन द बॉन्ड। नेक्स्ट वर्ब जिसके बाद प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा वो है मैरी, M-A-R-R-Y। अगर आप मैरी के बाद टू या विथ का यूज़ करते हैं तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर आप कहेंगे कि शी मैरिड विथ अ बॉयफ्रेंड, दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। सो नेवर यूज़ एनी प्रीपोजिशन आफ्टर द वर्ब मैरी। तो क्या होगा सही? शी मैरिड हर बॉयफ्रेंड। अनदर वर्ब इज़ आंसर। आंसर के बाद भी आपको किसी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना है। अब जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, शी आंसर्ड टू द फोन। दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि आंसर के बाद यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ हो गया। सो यू हैव टू जस्ट रिमूव दैट प्रीपोजिशन टू एंड द सेंटेंस विल बी करेक्ट। सो शी आंसर्ड द फोन और ही आंसर्ड द मैसेज। नेक्स्ट वर्ब है जिसके बाद हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे, वो वर्ब है पास। जैसे ही पास्ड इन द एग्जामिनेशन, तो अगर आप ऐसा लिखेंगे या कहेंगे तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि पास के बाद भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। तो केवल आपको लिखना है या कहना है ही पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ब है एक्कम्पनी। एक्कम्पनी के बाद भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। जैसे ही एक्कम्पनीड विथ हिज बॉस, तो यह गलत सेंटेंस होगा। एक्कम्पनी के बाद भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, तो आपको कहना है ही एक्कम्पनीड द बॉस, ठीक है, या आई एक्कम्पनीड माई फ्रेंड। नेक्स्ट वर्ब है डाइवोर्स। डाइवोर्स के बाद भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना है। जैसे अगर आप कहेंगे शी डाइवोर्स्ड विथ हर हस्बैंड, तो यह गलत हो जाएगा। या अगर आप कहेंगे शी डाइवोर्स्ड फ्रॉम हर हस्बैंड, तो यह गलत हो जाएगा। तो याद रखिए, डाइवोर्स के बाद भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना है। तो आपको कहना है या लिखना है शी डाइवोर्स्ड हर हस्बैंड और ही डाइवोर्स्ड हिज वाइफ। नेक्स्ट वर्ब है जिसके बाद हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे, वो वर्ब है अटेंड। अटेंड के बाद ही आपको प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना है। जैसे अगर आप कहते हैं डू यू अटेंड टू योगा क्लासेस रेगुलरली, तो यह गलत हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर अटेंड के बाद आपने प्रीपोजिशन टू का यूज़ कर दिया। तो याद रखिए प्रीपोजिशन टू या ऑन का यूज़ नहीं होगा अटेंड के बाद। तो आपको केवल लिखना है या कहना है डू यू अटेंड योगा क्लासेस रेगुलरली, या फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर। रिमेंबर, नेवर यूज प्रीपोजिशन टू और ऑन आफ्टर द वर्ब अटेंड, है ना। और अगर आप अटेंड के बाद प्रीपोजिशन टू और ऑन का यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे अटेंड के बाद अगर प्रीपोजिशन टू का यूज़ हुआ तो उसका मीनिंग हो जाएगा टू पे अटेंशन टू, यानी ध्यान देना उसका अर्थ हो जाएगा। तो अब जैसे आप कहते हैं द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट हु वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन नॉर्मली अटेंड के बाद प्रीपोजिशन का आपको यूज़ नहीं करना होगा। अटेंड के बाद अगर आप प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, जिसका अर्थ मैंने बताया टू पे अटेंशन टू, यानी ध्यान देना। नेक्स्ट वर्ब इज। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश हुआ आसान। Thank you all for watching this video.